उसने कहा था, हिंदी की एक ऐसी कहानी है जिसके पाठ में हर बार नयापन मिलता है। क्या उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहानी है? फ्रांस और बेल्जियम 18वीं सूची। मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। लहना सिंह इस घावों भरे शरीर से बाहर निकलकर एक मिथकीय चरित्र में तब्दील हो जाता है। हिंदी साहित्य में उसकी उपस्थिति अब लगभग 100 सालों की होने को आ गई है। इन 100 सालों में उसका शरीर अभी भी बेल्जियम के उसी मोर्चे पर पड़ा हुआ है और आत्मा हमारे जहन में छाई हुई है। इस पात्र की कहानी उसने कहा था ने उसके कृतिकार को अप्रतिम ख्याति दिलवाई। इस एक कहानी से उन्होंने अपना नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में सुरक्षित करवा लिया। यद्यपि उन्होंने साहित्य की अन्य विधाओं को भी समृद्ध किया है। 1915 ईस्वी में सरस्वती में उसने कहा था का प्रकाशन इस समूचे कालखंड की अद्भुत और चमत्कृत कर देने वाली घटना है। आज इतने वर्षों बाद भी इस कहानी की पठनीयता अक्षुण्ण और अप्रभावित रही है। इसकी पठनीयता के निरंतर प्रासंगिक बने रहने के कारण कहानी का बार बार पुनर्पाठ होता रहा है। प्रेम और कर्तव्य के अप्रतिम उदाहरण बन चुके इस कहानी की जिन संदर्भों में अधिक चर्चा होती रही है वह यूँ है। प्रेम और कर्तव्य की बलिवेदी पर शहीद लहना सिंह का अद्भुत नायकत्व हिंदी कहानी के विकास के प्रारंभिक अवस्था में ही एक परिपक्व कहानी के रूप में इस कहानी का लिखा जाना और शिल्प के तौर पर 5 दृश्यों को एक साथ रखकर कहानी की रचना और उसका दृश्यात्मक प्रभाव कि मानो सब कुछ आंखों के सामने घट रहा हो। फ्लैशबैक अथवा पूर्व दीप्ति का प्रभावी प्रयोग। इसमें प्रथम की चर्चा अत्यधिक हुई है। प्रेम कहानियों का जिक्र उसने कहा था कि बगैर पूरी नहीं होती। इस एक लीक को पकड़कर चलते रहने से कहानी के अन्य अर्थ दब गए हैं जो अपने समय के बहुत महत्वपूर्ण संदर्भों के साथ शाश्वत प्रश्नों को भी समेटे हुए हैं। इन संदर्भों और प्रश्नों की पड़ताल के लिए कहानी को बार बार तोड़कर उसमें छिपे अर्थों को बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। कहानी का विखंडन करते हुए इसे इसकी संरचना की जकड़ से मुक्त करने में हमें वे महत्वपूर्ण सूत्र मिल सकते हैं जिन्हें कहानीकार और कहानी की संरचना ने दबा हुआ छोड़ दिया है। उसने कहा था कि विखंडन करते हुए हम सबसे पहले उसके परंपरागत अर्थ से मुक्त होना पड़ेगा। इससे हम अपनी दृष्टि को एक खास दिशा में संचालित होने से रोक पाएंगे। विखंडन भी है कि सत्ता के स्वीकार से ही शुरू होता है। इस सत्ता को नकारने से ही हम अर्थ की लीला को पकड़ पाएंगे। उसने कहा था कहानी का प्रारंभ बिल्कुल सिनेमाई अंदाज में होता है, जैसे कैमरा भीड़ की चहल पहल को देखते हुए बाजार का दृश्य स्थापित करता है और फिर लड़के लड़की के मिड शॉट और क्लोज अप पर ले आता है। लॉन्ग शॉट से क्लोजअप की यह सिनेमाई तकनीक उस समय तक तो धुंधली ही थी। कहानी शुरू करते ही वाचक हमें अमृतसर के सलीकेदार तांगे वालों के बीच से गुजारते हुए एक दुकान पर ले आता है। तांगे वालों के जिक्र में ही शहर का मिजाज, नफासत और अन्य शहरों से उसकी फ़र्क का पता चल जाता है। यहाँ के तांगे वाले जो अन्य शहरों की तुलना में लगभग असभ्य माने जाते होंगे भी अपने सब्र का बांध टूटने पर भी सलीका नहीं छोड़ते और जवान की मीठी छुरी चलाते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब सुने बिना किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। इन्हीं तांगे वालों के बीच से निकलकर लड़का और लड़की एक दुकान पर आ मिलते हैं जहां उनका परिचय होता है और प्रथम परिचय में ही लड़का पूछ बैठता है, तेरी कुड़माई हो गई। लड़के की यह साहस और बेबाकी लड़की को धत कहकर भागने पर मजबूर कर देती है। लड़का लड़की के इस तरह बात करना उस समय के समाज में कुछ अजीब जरूर लगता है, पर यह बातचीत अकारण नहीं है। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाली की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। प्राण रक्षा का यही भाव लड़के से निर्भीकता से पूछवा देता है, तेरी कुड़माई हो गई। लड़की का यह धत लड़के की आस बंधा देता है। इस घटना के बाद भी दोनों लगातार मिलते रहते हैं। लड़के ने यह प्रश्न मजाक में कई बार पूछा और लड़की ने हर बार धत कहा और एक दिन उसने जब हाँ कहा और रेशम से कढ़ा हुआ शालू दिखाया, उस दिन लड़के की हालत दर्शनीय हो गई। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया, एक छाबड़ी वाले यानी खोमचे वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले पर दूध उड़ेल दिया। सामने से नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा।
लड़के का यह विक्षिप्त व्यवहार उसकी हताशा का परिणाम है और उस अपराध बोध का भी जिसमें कभी वह लड़की से अपने बारे में नहीं पूछ पाया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि यह सिलसिला इतने कम दिनों में ही ख़त्म हो जाएगा। कथा के पहले खंड में प्रेम का अंकुरण और अंत हो जाता है। इस प्रेम का पता न लड़की को लग पाता है न लड़के को। तभी तो लड़का अपने व्यवहार का कारण नहीं समझ पाता। यहाँ हम कहानी में लड़के की मनोस्थिति को जान लेते हैं, परंतु लड़की के मन की दशा क्या है यह नहीं जान पाते। क्या लड़की इस प्रेम से भिज्ञ है जिसके वशीभूत हो वो हर दूसरे तीसरे दिन टकरा जाते थे? क्या वह ये जान पाती है कि उसके सालू को देखकर लड़के के मन में क्या तूफान उठा है? वह उदास है या नया सालू मिल जाने की बाद बाल सुलभ चपलता से उत्साहित? यह प्रश्न अनुत्तरित नहीं है। कहानी में उसके उत्तर आगे मिल जाते हैं। कहानी में दृश्य परिवर्तित हो जाता है। हम अमृतसर की गलियों से सीधे फ्रांस और बेल्जियम के मोर्चे पर पहुंच जाते हैं। कहानी के पहले खंड में के रूमानी एहसास को लिए हुए हम बम गोलियों की आवाज़ और बारूद की महक के बीच पहुंच जाते हैं, जहां विषम परिस्थितियों में कुछ सैनिक उस देश के लिए लड़ रहे हैं जिस देश ने उनके देश को गुलाम बनाया हुआ है। वो ऐसे युद्ध में अपना योगदान दे रहे हैं जो आधुनिक मनुष्य के इतिहास का सबसे पहला भयानक युद्ध है और इससे उनका सीधे सीधे कोई ताल्लुक नहीं। कहानी में इन सैनिकों की कोई राष्ट्रवादी निष्ठा भी है जिसका जिक्र नहीं है। ऐसे युद्ध में जिसके कारकों में राष्ट्रवाद प्रमुख है, ये सैनिक पर राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। किसी पेशेवर सैनिक की तरह साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के औजार बने हुए कड़ाके की ठंड में ये सैनिक जर्मनी में जर्मनों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। युद्ध ऐसा भयावह है, घंटे 2 घंटे कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोली से कोई बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 50 जलजले होते हैं। लहना सिंह, वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह और घायल बोधा सिंह अन्य सैनिकों के साथ इस खंदक में पड़े हुए मोर्चे के ख़त्म हो जाने का इंतजार कर रहे हैं। पंजाब से दूर गैर मुल्क के लिए लड़ रहे इन सैनिकों की छवि इस मुल्क के लिए मुक्तिदाता की है। तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, जो सभी धावे के इंतजार में बैठे हैं। उनकी बहादुरी का पैमाना धर्म से भी अबद्ध है। 7 जर्मनों को मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली नसीब न हो। अपने बातचीत से वे युद्ध के माहौल को भी जीवंत बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो भिन्न देश के चाल चलन के साथ अपने व्यवहार से सामंजस्य बैठाने का प्रयास भी। देश देश की चाल है। मैं आज तक उसे समझ न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीता, वह सिगरेट देने में हट करती है, ओंठ से लगाना चाहती है और पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया। अरे मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। सिपाहियों के संवाद में लड़ने का उनका जोश, प्राण रक्षा का मादा, विषम परिस्थितियों में हौसला बनाए रखने के लिए हंसी, गीत और परस्पर प्रेम का भान हो जाता है। विदेशी भूमि पर लड़ते हुए घर लौटने की इच्छा भी बलवती है, इसीलिए ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहते हैं। प्रदेश में तो इन्हें मरना भी गंवारा नहीं। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आम के पेड़ की छाया होगी। मेम के सिगरेट पिलाने का हठ, बोधा की तीमारदारी और आम का पेड़ कहानी में ऐसे सूत्र हैं जो इसका अर्थ खोलते भी हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी के इस भाग से पहले भाग का कोई लिंक नहीं बनता और हम यह जानने की कोशिश भी नहीं करते कि अमृतसर के बाजार से यह कहाँ आ गए। हम नरेटर के वर्णन में खोए हुए इस उम्मीद में रहते हैं कि इनमें शायद वह लड़का भी हो। उसने कहा था कि धर्मवीर भारती द्वारा किया गया नाट्य रूपांतर रंग प्रसंग 35 में प्रकाशित हुआ है। यह नाट्य रूपांतर भी एक व्याख्या ही है। इसमें भारती ने एक उद्घोषकीय प्रस्तावना के साथ कहानी के इस खंड को पहला दृश्य बनाया है और इसके अगले वाले दृश्य में पहले खंड को लहना की स्मृति में घटित होते दिखाया है, लेकिन वाचक किसी अबूझ पहेली की तरह उस घटना को छोड़कर फिर युद्ध के मैदान में ही रह जाता है। लड़के और लड़की का क्या हुआ, यह प्रश्न हमारे मन में दबा रह जाता है और हम दृश्य में आगे बढ़ते हैं। आगे दृश्य में घायल बोधा सिंह और दुश्मन पर नज़र डाले हुए लहना सिंह पहरे पर हैं। घायल बोधा सिंह को जबरदस्ती अपनी जर्सी पहना देता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों लहना सिंह अपनी परवाह न करते हुए बोधा सिंह की रक्षा करता है। बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी।
लहना सिंह की टुकड़ी पर हमला होता है, जिसे लहना सिंह अपनी बहादुरी और प्रत्युत्पन्नत्व, जिसे हम आज IQ के नाम से जानते हैं, से पहले को विफल कर अपने साथियों की जान बचाता है। सिखों की बेवकूफ़ियों से भरे चुटकुलों के दौर में एक सरदार की बुद्धिमत्ता का यह उल्लेख जरूरी है, जो लगभग मिथ की तरह बनती जा रही है। सामाजिक सोच का निषेध करता है। लहना सिंह केवल मोर्चे पर नकली वेश में आए जर्मनी फौज की ही नहीं, अपने गांव से आए जासूस की भी पोल खोल चुका है। माझे के लहना को चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। लहना सिंह अपने कर्तव्य को युद्ध के मोर्चे पर ही नहीं, समाज में भी सक्रिय रखता है। उसके सरोकार गहरे तौर पर अपने समाज से जुड़े हुए हैं। अपनी ज़मीन के प्रति इस जुड़ाव के कारण ही लहना मौत की रोमानी कल्पना करने में सक्षम है। आम के पेड़ यहाँ एक ऐसे समाज का प्रतीक बन जाता है जिसे उसने अपने लहू से सिंचित किया है, पर उसकी छाया उसे नसीब नहीं होती। जर्मन लप्टन साहब का अपनी हेनरी मार्टिनी से क्रियाकर्म लहना कर तो देता है, पर उसकी गोली से अपने जान को नहीं बचा पाता। लप्टन साहब के पीछे आई जर्मनी की फौज 2 तरफा हमले से घिर जाती है। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते हैं और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। युद्ध का वर्णन इतना सजीव है मानो वाचक युद्ध के मैदान से रिपोर्टिंग कर रहा है और हम सब कुछ हमारे आंखों के सामने आ जाता है। मिड शॉट में परिवेश ही नहीं, दर्द और पीड़ा भी वाचक क्लोज अप्स के जरिए हमें दिखा देता है। 15 सिख और 63 जर्मनों के प्राण लेकर यह लड़ाई थमती है। 2 विपरीत कौम जिनकी आपस में कोई शत्रुता नहीं, जिनकी ज़मीनें भी एक दूसरे के साथ समुंदर की दूरी पर है, एक दूसरे को संगीन की नोक पर ले रहे हैं। अगर ये युद्ध के मोर्चे पर न मिलकर कहीं और मिले होते तो क्या एक दूसरे को देखकर दुआ सलाम करते या बिना देखे आगे बढ़ जाते? युद्ध ने आन जाने में ही उन्हें अपरिचितों का प्राणहंता अकारण बना दिया है। अपरिचितों का प्राणहंता अकारण बन जाना मनुष्य को मनुष्य के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। आधुनिकता की वस्तुपरकता भी युद्ध का कोई विकल्प नहीं प्रस्तुत कर सकी और उत्तर आधुनिकता के अंतवाद में भी युद्ध के अंत की कोई घोषणा नहीं है। युद्ध के इस अमानवीयता का दवा उल्लेख हम इस कहानी में आसानी से पा सकते हैं। बहादुर लहना सिंह पसली में लगी एक गोली पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर अपना उपचार कर लेता है, लेकिन किसी को खबर नहीं लगती कि उसे दूसरा घाव भी लगा है। युद्ध का वर्णन करते करते वाचक प्रकृति का वर्णन करने लगता है। अंतरपाठीयता का यह समावेश युद्ध से घायल होकर कोमल मन की विश्रांति के लिए हो सकता है या मौत के समय की नीरव स्तब्धता के वर्णन के लिए। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है, और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंती बीड़ोपदेशाचार्य कहलाती। लड़ाई के बाद राहत उपचार का कार्य शुरू होता है। सूबेदार लहना को गाड़ी पर ले जाने के लिए सूबेदारनी और बोधा की कसम देता है, पर लहना सिंह नहीं जाता और सूबेदार को भेज देता है। जिसकी कसम की रक्षा के लिए उसने इतना उपक्रम किया, उसी की कसम उसको दी जाती है। इस समय लहना की क्या स्थिति है इसका वर्णन लिखित रूप में नहीं है। लहना कहता है, सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखे तो मेरा मत्थे टेकना, लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। लहना ने किस तरह अपनी समूची पीड़ा को एकत्रित करके उसको जज्ब करके यह बात कही होगी, इसका वर्णन निश्चित ही लिखित में नहीं हो सकता। सूबेदार के लाख पूछने के बाद भी सूबेदारनी ने क्या कहा था लहना नहीं बताता। पाठकीय उत्सुकता चरम पर है। यह अंत से पहले का क्लाइमैक्स है। शीर्षक का रहस्य अब खुलने लगता है। मृत्यु का समय समीप है और लहना सिंह को सारी बातें याद आ रही हैं। अमृतसर, लड़की, कुड़माई, धत, रेशम का शालू, उसका विक्षिप्त व्यवहार और क्रोध, लेकिन क्रोध का कारण अब भी उसे पता नहीं चल पाता। 77 राइफल्स में जमादार लहना सिंह लाम पर जाते वक्त सूबेदार के गांव जाता है। सूबेदारनी जहां उसे बुलवाती है, ये वही रेशमी बूटों वाली सालू पहने लड़की का बदला हुआ रूप है। एक साधारण स्त्री की तरह अपने पति और पुत्र की चिंता में ग्रस्त उनकी रक्षा का वचन वह लहना सिंह से लेती है। ये वचन वह लहना सिंह से ही ले सकती है। यहाँ पता लगता है कि प्रीति का जो भाव लहना सिंह के मन में पनपा था वो सूबेदारनी के मन में भी था, इसीलिए वह लहना सिंह से अपनी पीड़ा को साझा करती है। जाहिर है उसने सूबेदार को बस यही बताया है कि वह लहना सिंह को जानती भर है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में ब्रिटिश शासन ने फौज भर्ती का अभियान चलाया था। पंजाब इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित था।
हजारों भारतीयों को नितांत अपरिचित भूमि पर मरने के लिए भेज दिया जाता था। सिद्धांत रूप से तो सैनिक भर्ती स्वैच्छिक थी, किंतु व्यवहार में यह लगभग जोर जबरदस्ती का रूप धारण कर लेती थी। पंजाब में 1919 के उपद्रवों के पश्चात कांग्रेस द्वारा की गई जांच पड़ताल से ज्ञात होता है कि वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल वो डायर के शासनकाल में लंबरदारों के माध्यम से जवानों की भर्ती होने के लिए बाध्य किया जाता था, अर्थात कि युद्ध में जबरदस्ती भर्ती और फिर लाम पर भेजना। लाम पर भेजने का मतलब मौत। भारत के सामाजिक जीवन में एक स्त्री का जीवन क्या होगा जिसका एकमात्र पुत्र और पति मरने के लिए चला जाए, इसकी कल्पना सहज संभव है। सूबेदारनी आतंकित है, तभी उसे एक आशा की किरण लहना सिंह के रूप में दिखाई देता है और उससे वह मांग बैठती है। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले के दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। कैशोर प्रेम का यह प्रतिदान देने में लहना कैसे चूकता। वह सूबेदार और बोधा सिंह के प्राण रक्षा तो कर देता है, लेकिन अपने वतन से दूर वीर गति को प्राप्त हुआ है, जहाँ न बुलेल की खड्ड है, न कीरत सिंह की गोद और न ही आम का पेड़। वजीरा सिंह को उसके आंसुओं के साथ छोड़कर लहना सिंह अपने जीवन की कहानी समाप्त करता है। प्रेम और कर्तव्य की बलिवेदी पर शहीद लहना सिंह अपनी महानता से ऊपर उठ जाता है, लेकिन कुछ प्रश्न छोड़ जाता है। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी और पुत्र का क्या होगा। सूबेदारनी अपने पुत्र और पति को वापस आने का रहस्य सूबेदार को बताएगी। उन परिवार का क्या होता है जिनके शहीदों की कहानियों में उनकी कहानियाँ दफन हो जाती हैं। क्या लहना सिंह सिर्फ अपने प्रेम और कर्तव्य के लिए शहीद हुआ है या एक परिवार को बचाने की भावना भी उसके मन में है। बहरहाल विखंडन में इस कहानी को तोड़ने से इसका क्रम कुछ ऐसे बनता है। अमृतसर, लड़का लड़की, उनका मिलना, कुड़माई का जिक्र, धत, रेशम का सालू, लड़के का विक्षिप्त व्यवहार, लड़ाई का मोर्चा, बोधा सिंह की प्राण रक्षा, जर्मन हमले को विफल करना, लहना सिंह का घायल होना, सूबेदार को बोधा के साथ वापस भेजना, सूबेदार का गांव, सूबेदारनी को बचन, वजीरा सिंह के गोद में मृत्यु, मृत सैनिकों की सूची में लहना सिंह का नाम। इस क्रम के अध्ययन से जो बात उभरती है वो यह है कि अमृतसर का एक मासूम लड़का फ्रांस और बेल्जियम के मोर्चे पर शहीद हो जाता है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें उसकी मृत्यु होती है। लड़ाई और सूबेदारनी के वचन का कारण। कहानी के व्यंजकों के सोपान क्रम के अध्ययन से अर्थ थोड़ा और खुल सकता है। अमृतसर, सूबेदार का गाँव, फ्रांस और बेल्जियम का मोर्चा। लड़का लड़की, लहना सिंह, वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदारनी, जर्मन अफसर, तांगा, कुड़माई, रेशम का सालू, आम का पेड़, सूबेदारनी की कसम, बम संगीन, लड़ाई, शहीदों की सूची में नाम। इन सोपानों के क्रम उलट देने से शहीदों की सूची में नाम, जर्मन अफसर और लड़ाई का मोर्चा केंद्र में आ जाता है। साफ है कि सिर्फ प्रेम और कर्तव्य नहीं बल्कि शहीदों की सूची में लहना का नाम, जर्मन अफसर और लड़ाई उस मासूम लड़के की शहादत के जिम्मेदार हैं। युद्ध की अमानवीयता का विरोध अब कहानी के मुख्य अर्थ के समानांतर उभरने लगता है। जो प्रेम और कर्तव्य की उदात्त भावनाओं को आगे दबा हुआ रह गया है, उसका एक ट्रेस सूबेदारनी के संवाद में है। सरकार ने हम तीमियों की घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं सूबेदार जी के साथ साथ चली जाती। इस संवाद को कहानी की संरचना से अलग करके देखने पर इसका अलग अर्थ संदर्भ खुलता है, जो मूल संदर्भ से अलग है। थोड़ा हर युद्ध के बाद स्त्रियां ही बच जाती हैं रोने के लिए। इतिहास में इसके अनगिनत प्रमाण हैं। इस बार लहना सिंह की स्त्री छूट गई है और उसके साथ अन्य स्त्रियां भी। मनुष्यता के इतिहास में नारियों का यह अरण रोदन सुनने वाला कोई नहीं है। युद्ध का ज्वलंत प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। धर्मवीर भारती के रूपांतरण में युद्ध विरोधी मुख्य स्वर बन गया है। यह कहानी मानव हृदय की सबसे पुरानी और सबसे नवीन कहानी है, जो सृष्टि के आदि में उलझ गई थी और आज तक उलझी है। यह कहानी युद्ध के लथपथ मैदानों में, लाशों से पटी हुई खाइयों में, खूंखार शमशानों में भी सहानुभूति, त्याग और करुणा की पवित्र रागिनी की तरह भटकता रहता है। वह प्रेम जो हिंसा और हत्या के पैशाचिक नग्न नृत्य में भी मनुष्य को पशु होने से रोक लेता है और मानवता की उसमें आत्मविश्वास की भावना जगाए रखती है। युद्ध तो फ्रांस और बेल्जियम की सीमा से अमृतसर के लहना सिंह को बुलाकर उसे लाशों की 68वीं सूची का महज एक नाम बनाकर छोड़ देता है। युद्ध इसी तरह हमारे घरों में प्रवेश करता है। न जाने कितने लहना युद्ध के इस आग में झोंके जा रहे हैं आज भी, और हर प्रेम और कर्तव्य की आड़ लेकर उसमें अपने आप को छिपा रहे हैं।